हाय एवरीवन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली होम्योस्टेसिस का ही एक एस्पेक्ट है। होम्योस्टेसिस क्या होती है उसको डिटेल में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। सो थर्मो रेगुलेशन बेसिकली, जैसे कि अगर इसके वर्ड्स पे हम गौर करें तो थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेन समथिंग। इट मीन्स कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब कौन से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, यहाँ बात हो रही है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू मैमल्स अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या मेंटेन करके रखते हैं, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। कभी गर्मियाँ होती हैं, कभी सर्दियाँ होती हैं। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। इवन के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, राइट। तो इन दोनों ही कंडीशंस में, चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाए या फिर एक्सट्रीमली लो हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखते हैं, वो उसको वेरी होने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री जा रहा है तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी 40 डिग्री चला जाए, या फिर अगर बाहर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बर्फ़बारी हो रही है, तो बॉडी के अंदर भी -10 डिग्री हो जाए। ऐसा नहीं होने देता। बॉडी क्या कोशिश करती है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो कि बेसल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उसी को मेनटेन करके रखेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के सराउंडिंग में कैसा भी टेम्परेचर क्यों ना हो। जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करती है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस में चेंजेस आ रही है, जो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी का जो कमांडिंग सेंटर है वो हमें बता रहा है कि ये सब करना चाहिए, और हमारे फंक्शंस में चेंजेस आ रही हैं जिसके थ्रू हम थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, लेकिन या फिजियोलॉजिकल थर्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट ये सवाल जहन में आता है कि ये क्यों ज़रूरी है, थर्मो रेगुलेशन का होना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये ज़रूरी है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ अपने आप को चेंज ना करे या वेरी ना करे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर्स हो जाएं, अगर यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट होना शुरू हो जाए, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारी अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, तो इन तमाम एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी जो है वो मुतासर होगी। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो कंडीशंस है कि या तो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाए और वो गिरना शुरू हो जाए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाए, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाना शुरू हो जाए, 35 डिग्री या 32 डिग्री या 30 डिग्री, तो क्या होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाना। हाइपो का वर्ड हम लो के लिए यूज़ करते हैं और थर्मिया अगेन रेफर्स टू टेम्परेचर। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपोथर्मिया, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे नॉर्मल बेसल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो चला जाए, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से क्या हो सकता है कि हमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है, हमारा दिल दिमाग जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस के यूज़ टू हैं, वो उसी में अपना बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन फेस करनी पड़ जाए तो हमारी सिंपली डेथ हो सकती है। तो सबसे पहले तो यही कि एक जो लोअर एक्सट्रीम है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा बॉडी का टेम्परेचर, तब हमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और जितने भी ऑर्गन्स हैं, इट्स नॉट कि यहाँ पर सिर्फ 2 ऑर्गन्स ही मेंशन है, बट जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब काम करना छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे 37 डिग्री से ऊपर चला जाए, लाइक 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इतना हाई होना शुरू हो जाएगा, तब भी हमारा ब्रेन डैमेज, ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो भी डीनेचर हो जाएंगी, जितने एंजाइम्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे।
तो दोनों ही एक्सट्रीम्स जो हैं हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के लिए सही नहीं है। हमारी बॉडी को बेस्ट फंक्शन करने के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है। अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाए या हाइपरथर्मिया यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ऑर्गन फेलियर हो सकता है या डेथ हो सकती है। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। तो इसी वजह से थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज़्म जो है वो मैमल्स में एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा हमारी बॉडी को कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और फिर मतलब यानी कि आप वो चेंज को डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसको फील कैसे करेंगे कि बाहर के टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली आपकी बॉडी उसको रेगुलेट कैसे करेगी, यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो आपकी बॉडी क्या स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना हाई ना चला जाए जितना बाहर है, या फिर आपकी बॉडी को क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ करनी चाहिए कि अगर बाहर टेम्परेचर बहुत लो है तो आपकी बॉडी का भी लो चला ना जाए, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म अंदर काम कर रहा है जो कि थर्मो रेगुलेशन करवा रहा है। सो बेसिकली हमारी बॉडी में सबसे पहले तो आ जाती है डिटेक्शन। तो डिटेक्शन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। हमारी स्किन के ऊपर टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं। जब हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस आती है, बहुत हाई या लो टेम्परेचर्स होते हैं, गर्मी सर्दी जो भी चेंजेस आ रही हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो सारी डिटेक्ट करने के लिए हमारे स्किन के अंदर टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारी विद इन द बॉडी भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ऐसे तमाम रिसेप्टर जो टेम्परेचर में होने वाले चेंज को सेंस करते हैं या फील करते हैं, उन्हें हम टेम्परेचर रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब एक तो ये बात हो गई कि हमारी स्किन के ऊपर भी टेम्परेचर रिसेप्टर्स मौजूद हैं, विद इन द बॉडी भी हमारे पास टेम्परेचर रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि बॉडी के अंदर या बाहर होने वाली टेम्परेचर चेंजेस को फ़ौरन से फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। अब सिर्फ फील कर लेना या उसको डिटेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं है। सेकंड स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम फ़ौरन से अपनी बॉडी को अलर्ट करें कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से या होने वाली चेंजेस से इफ़ेक्ट नहीं होना है। सो यहाँ पर काम आ जाता है हमारे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का। हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो कि थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहलाता है, वो है बेसिकली हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर एक डेप्थ में एक रीजन होता है जो कि बेसिकली हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो जब रिसेप्टर्स जो हैं वो कोई भी चेंज है वो डिटेक्ट करते हैं सराउंडिंग में, तो वो फ़ौरन से सिग्नल्स भेजते हैं हमारे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को जो कि है हाइपोथैलेमस, यानी कि ब्रेन के अंदर हमारे सिग्नल भेजे जाते हैं और उसके बाद हाइपोथैलेमस वो कमांडिंग सेंटर है, वो हुक्म देगा हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ करवाएगा ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे वेरी ना करे। सो इसको थर्मोस्टेट इसलिए भी कहते हैं कि आपने देखा होगा कि फ्रिज के अंदर एक थर्मोस्टेट होता है जिससे आप टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, राइट। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो आप फिर थर्मोस्टेट को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपकी जो ज़ाहिर है बर्फ़ जो जम रही है फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा ना हो। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको मैक्सिमम पे करना पड़ता है अपना थर्मोस्टेट, ठीक है। इसी तरह इसी वजह से, इस क्वालिटी की वजह से हम अपने ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस रीजन है उसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। जैसे ही उसे सिग्नल दिए जाते हैं कि भाई टेम्परेचर इज़ गोइंग वेरी हाई, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है 40-42 डिग्री, तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ करेगा कि बॉडी जो है वो 37 पे मेंटेन रहे। इसी तरह अगर बाहर बर्फ़बारी हो रही है और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जा रहा है -10 -20, तब भी वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ करेगा जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरी ना करे, वो 37 पर ही मेनटेन रहे, चाहे बाहर कितनी भी वेरिएशंस क्यों ना। अब हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे दो कंडीशंस के रेफरेंस से, ठीक है। इन हॉट टेम्परेचर यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 40-42 डिग्री तक जा रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी को क्या स्ट्रैटेजीज़ करनी है, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसा सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी जो है वो उसके हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर फॉल करना लगेगा। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल करने लगेगा तो हमारी बॉडी का फ़ौरन हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होगा और वो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज़म्स करवाएगा, जिसकी जगह मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी कि वो मैकेनिज़्म हम वन बाय वन अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ही वो मैकेनिज़म्स एक्टिवेट होंगे तो हमारी बॉडी करेगी क्या, हीट को रिटेन करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी के अंदर जमा करके रखने की कोशिश करेगी, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिरे ना, मतलब यानी कि बाहर के टेम्परेचर जितना लो ना हो जाए। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, जब बाहर सर्दी का एनवायरनमेंट होता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी ऐसी स्ट्रेटजीज़ करती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर हीट को रिटेन किया जा सके। रिटेन करने का मतलब है हीट को जो है वो जमा करके रखा जाए, उसको लूज़ होने से बचाया जाए। ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर हीट को इमिट करने के बजाय, निकालने के बजाय उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर जमा करके रखने की कोशिश की जाती है, ताकि जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फॉल ना हो, लो ना चला जाए। ठीक है, फिर सेकेंड हमारे पास आता है हॉट टेम्परेचर। अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हाई टेम्परेचर हो रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर है 37 है, वो आगे 38, 39, 40 या 42 तक जाना शुरू हो जाएगा। इसके लिए अगेन हमारे पास कुछ मैकेनिज़म्स या स्ट्रैटेजीज़ की जाएंगी बॉडी में, लेकिन अब की बार जो मैकेनिज़म्स हैं उनका पर्पस क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को इन्वायरमेंट में लूज़ किया जाए। अब रिटेन नहीं किया जाएगा हीट को, क्योंकि अगर रिटेन किया जाएगा तो टेम्परेचर अंदर का और बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले ही बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर अंदर भी जमा करना शुरू हो जाएंगे हीट तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ ये पर्पज़ होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकाला जाए। जितना ज़्यादा बॉडी हीट को बाहर निकाला जाएगा, इन्वायरमेंट के अंदर लूज़ किया जाएगा हीट को, उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज 37 तक सेट करने की पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी। तो इन दोनों कंडीशंस में जो है वो पर्पसेस डिफरेंट हैं। कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी की स्ट्रेटजी होगी कि हीट को जमा करके रखे बॉडी के अंदर, ताकि वो 37 पे उसको फिक्स कर सके, और हॉट टेम्परेचर में बॉडी की कोशिश होगी कि वह ऐसी स्ट्रेटजीज़ करे जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को इन्वायरमेंट के अंदर लूज़ कर सके और बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री पे मेंटेन कर सके। अब बढ़ते हैं मैकेनिज़म्स इन हॉट टेम्परेचर की तरफ कि हॉट टेम्परेचर में ऐसे क्या मैकेनिज़्म किए जाएंगे जिसके थ्रू बॉडी की हीट को ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ किया जा सके और बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन किया जा सके। सबसे पहली चीज़ है वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन क्या है, बेसिकली हमारी जितनी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उनका डायलेट होना। डायलेट मीन्स उनका एक्सपेंड होना। ठीक है, यानी कि उनका जो साइज़ में है वो इंक्रीज़ हो जाना, इसको हम कहते हैं वेज़ोडाइलेशन। नॉर्मली यानी कि एक नॉर्मल अगर साइज़ है, एक नॉर्मल थिकनेस है हमारी ब्लड वेसल्स की, तो उसका नॉर्मल साइज़ से थोड़ा इंक्रीज़ हो जाना, ये कहलाता है वेज़ोडाइलेशन। ये वेज़ोडाइलेशन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर तो वेज़ोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। वेज़ोडाइलेशन हमारी स्किन की तरफ स्टार्ट होती है, यानी कि स्किन की तरफ जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन सब का साइज़ इंक्रीज़ होता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उनकी थिकनेस इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो स्किन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो फ़्लो होना स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ स्टार्ट होगा। तो जब स्किन की तरफ ब्लड का फ़्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो हीट है वो रेडिएशन के थ्रू स्किन से बाहर आउट होना शुरू हो जाती है। यानी कि ब्लड के अंदर जो हीट होगी, जो टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश कर रहा था इनिशियली, तो उसको बॉडी ने क्या किया कि वेज़ोडाइलेशन के थ्रू उसी हीट को बॉडी से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो हीट जो है वो स्किन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू स्किन से बाहर जो है वो इमिट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा, और स्पेशली अगर गर्मी में भी करें तो आपने, अगर आप कभी फिर जब आप काम स्टेट में आते हैं, यानी कि आप रुक जाते हैं जब आप जॉगिंग या रनिंग करके, तो आपने नोटिस किया हो अगर कि आपकी स्किन से आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर दूर भी अगर थोड़ा अपना हाथ रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें से भाप निकल रही है।
ठीक है। मतलब आपको ऐसे फील होगा कि आप में से हीट निकल रही है बाहर बहुत तेज़ी से, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उस वक्त। तो ये बेसिकली वेजो डायलेशन की वजह से होती है कि बॉडी के टेम्परेचर को आपने 37 पे ही रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जब होने लगता है तो वो क्या करता है कि अपने अंदर से हीट को बाहर निकालता है, लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और दिस लॉस ऑफ हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की सूरत में ये हीट आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो इस स्ट्रेटजी की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, राइट। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्वेट प्रोडक्शन। स्वेट प्रोडक्शन क्या चीज़ है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कि पसीना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो वाटर को कुछ मिनरल सॉल्ट्स के साथ हमारी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जो स्वेट जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, तो आपने देखा होगा कि स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारी बॉडी की बेसिकली स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी की एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब स्वेट प्रोडक्शन से बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो सकता है? सिंपली इस तरह से मेंटेन होता है कि जब स्वेट हमारे पोर्स से निकलता है स्किन के, हमारे स्किन के ऊपर आता है, तो वो जब इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन पे कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। यानी कि जैसे जैसे जितना स्वेट निकलता है और वो इवेपोरेट होता जाता है, हमारी स्किन का टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, ठीक है। यानी कि जब वो इवेपोरेट होता है तो अपने पीछे एक कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। तो इसलिए स्वेट प्रोडक्शन एक और स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो है हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करती है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बाहर हाई होगा, आपने देखा होगा, उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ठीक है। उतनी स्वेटिंग होगी तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो स्किन की सरफेस का टेम्परेचर है, वो कूल हो, उसको डाउन करने की कोशिश की जाती है। कि कूल आपको फील नहीं होगा कि वो कोई ठंडी हो गई है स्किन, ऐसा नहीं है, बट जो हाई टेम्परेचर जा रहा था वो उसके मुकाबले में कूलर टेम्परेचर होता है, जो स्वेट जो है वो अपने इवेपोरेशन के बाद अपने पीछे छोड़ जाता है। तो इसलिए स्वेट प्रोडक्शन इज़ अनदर स्ट्रेटजी जिसके थ्रू जो है वो थर्मो रेगुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है पाइलो रिलैक्सेशन। पाइलो रिलैक्सेशन क्या है? बेसिकली हम सब मैमल्स हैं और हमारी पूरी बॉडी पे हेयर्स कवर्ड हैं, राइट। तो पाइलो रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमारे जो हेयर मसल्स हैं, जो हमारी हेयर थ्रू आउट द बॉडी जो हमारे हेयर्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, वो कहलाते हैं हेयर मसल्स, ठीक है। तो वो जब रिलैक्स हो जाते हैं तो उनको उस फिनोमिना को, उस मैकेनिज्म को कहते हैं पाइलो रिलैक्सेशन। तो जब भी बाहर के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस वक्त जो है वो पाइलो रिलैक्सेशन का फिनोमिना होता है, यानी कि हमारे हेयर मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं। जब हेयर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो हमारे हेयर जो है वो बिल्कुल लाई डाउन हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है। यानी कि वो स्ट्रेट होने के बजाय वो बिल्कुल जो है वो एक तरह से लेट से जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, बिल्कुल लूज़ छोड़ देते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो हेयर के इर्द गिर्द छोटा बहुत कैविटी है या पोर, थोड़ी बहुत जगह मौजूद है ना, हेयर ज़ाहिर है जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट है वहाँ भी जो है वो थोड़ी बहुत जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एयर ट्रैप होती है नॉर्मली, यानी कि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ब्लॉक्ड हिस्सा होता है, वहाँ से कोई चीज़ अंदर या बाहर नहीं जा रही। लेकिन जब ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं आपके हेयर मसल्स और आपके हेयर लाई डाउन हो जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो वो जो एरिया है जहाँ पे एयर ट्रैप हुई थी वो एरिया ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से उन जगहों से भी हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रिलैक्सेशन होती इसीलिए है कि आपके जो हेयर के पोर्स हैं, जहाँ से आपका हेयर निकलता है स्किन के ऊपर, वहाँ से भी हीट लॉस हो, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर है तो आपकी बॉडी का, मैंने आपको बताया कि क्या पर्पज़ होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लूज़ करे। तो पाइलो रिलैक्सेशन आपकी बॉडी को हेल्प करता है आपकी हीट को लूज़ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हेयर्स बिल्कुल रिलैक्स और लाई डाउन पोजीशन में आ जाते हैं तो वो पोर्स जो हैं वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से ट्रैप्ड एयर जो है वो निकलना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी की हीट भी जो है वहाँ से लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म इन कोल्ड टेम्परेचर कि अब कोल्ड टेम्परेचर में हमारे पास क्या मैकेनिज्म होगी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या चीज़ होती है कि बॉडी की एबिलिटी फॉर द हीट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ब्राउन फैट, ठीक है। ब्राउन फैट क्या है? बेसिकली एक टाइप ऑफ फैट है जो कि मैमल्स में पाया जाता है,
ठीक है। ह्यूमंस में इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, ह्यूमन एडल्ट्स में, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज की जगहों पे जैसे आपके पोलर बियर वगैरह हैं, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन फैट मौजूद होता है। ठीक है, तो ब्राउन फैट होता क्या है, ज़्यादातर स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ब्राउन फैट क्या करता है कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, ज़्यादातर जो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले मैमल्स हैं उनके अंदर ब्राउन फैट बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमंस में जो है वो जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें ब्राउन फैट बहुत होता है, लेकिन जब एडल्ट होने लगते हैं तो ब्राउन फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। हाउएवर के थोड़े बहुत एविडेंसेस मिलते हैं कि एडल्ट्स में भी ब्राउन फैट होता है, ह्यूमन एडल्ट्स में। लेकिन ऐसे मैमल्स जो नॉर्दर्न एरियाज़ में, जैसे पोलर बियर की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, तो उनके अंदर तो ब्राउन फैट मस्ट होता है। तो ब्राउन फैट से होता क्या है बेसिकली कि जब सराउंडिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो ब्राउन फैट जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगेन अगर आप रिकॉल करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोल्ड टेम्परेचर में बॉडी की क्या स्ट्रेटजी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट को रिटेन करके रखा जाए, बॉडी के अंदर हीट को जो है वो जमा करके रखा जाए या उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो क्या होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में कि ब्राउन फैट जो प्रेजेंट होता है बॉडीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा और उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उस हीट की प्रोडक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, लेकिन तब भी वो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हर वक्त चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या चीज़ है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसे हम कपकपी चढ़ना भी कहते हैं, ये ह्यूमंस में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसमें होता क्या है कि बॉडी के जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है इनवॉलेंट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, कपकपी चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये भी एक स्ट्रैटेजी है आपकी बॉडी में हीट को प्रोड्यूस करने की। जब मसल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर जितना लो ना चला जाए, बल्कि वो अपने जो है वो टेम्परेचर को मेनटेन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो वेजो डायलेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो थिकनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बजाय इसके कि वो ज़्यादा डायलेट हों, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो, बल्कि वो उनकी थिकनेस और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि वो और ज़्यादा पतली हो जाती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी तो उनमें ब्लड फ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ कम होता है तो हीट लॉस भी कम हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी से हीट जो है वो लूज़ होना छोड़ देती है, बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वेजो कॉन्ट्रिक्शन हमें हेल्प करती है हीट को रिटेन करने में, हीट को बॉडी के अंदर तक ही रखने में, बजाय इसके कि वो रेडिएशन की सूरत में बाहर जाना शुरू हो जाए। एंड लास्ट है हमारे पास पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है पाइलो रिलैक्सेशन के। पाइलो इरेक्शन में क्या होता है कि हमारी जो हेयर मसल्स हैं जो हमारी थ्रू आउट द बॉडी की स्किन पे मौजूद हैं, हेयर मसल्स क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। इरेक्ट होने की वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। जब वो हमारे हेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। मैंने आपको भी बताया कि जो हेयर है वो जिस कैविटी या पोर में प्रेजेंट है वहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है थोड़ी सी। तो जब क्या होगा कि हेयर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पोर्स हैं वो क्लोज होंगे और हमारी बॉडी का हीट लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उन पोर्स से जो है वो इनिशियली हीट लॉस होना था, लेकिन जब वो बिल्कुल इरेक्टेड या स्ट्रेट पोजीशन में आ गए हमारे हेयर्स, तो क्या होगा कि अब वो जो हीट की लॉस को वो कम करेंगे और बॉडी के अंदर हीट को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पर मेंटेन रह सकेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।